Hi everyone, welcome all of you in RD Science classes. First of all, I congratulate all of you to choose the medical field in the 11th class. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बायोलॉजी के बारे में कि जो अगर सिलेबस की बात करें 11th क्लास के, तो जो 11th क्लास का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है इन द फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम नीट की बात करें तो 11th क्लास के सिलेबस में से अप्रॉक्सीमेट 55 to 60% सिलेबस जो है वो नीट में कवर अप होता है, और जो रेस्ट रहेगा 45 to 50% सिलेबस दैट कम्स फ्रॉम द 12th क्लास। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द 11th क्लास। सो बायोलॉजी की अगर बात करें तो 11th क्लास में जो बायोलॉजी के टोटल यूनिट्स हैं दैट आर 5। सो इन सिलेबस इट कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट्स एंड 22 चैप्टर्स। ठीक है जी, मतलब 5 यूनिट्स को फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है 22 चैप्टर्स में। हर एक यूनिट्स में 3 4 5 जो चैप्टर्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है जी, तो अगर हम 5 यूनिट्स की बात करें तो 5 यूनिट्स जो आपके सिलेबस में हैं जो कि आप आने वाले टाइम में अभी पढ़ोगे। सो फर्स्ट यूनिट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपने 9th में भी किया होगा, जिसमें आपने मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी इनके बारे में पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, तो इसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे कि हाउ कैन वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब इस यूनिट में हम बात करेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी स्ट्रक्चर क्या है, आउटर स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बोथ। क्लियर? थर्ड यूनिट इट इज़ अबाउट सेल। थोड़ा बहुत आपने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। सो थर्ड यूनिट है सेल, इसकी स्ट्रक्चर, इसके मॉलिक्यूल्स, इसकी डिविजन्स, इसकी टाइप्स, उसके बारे में हम बात करेंगे सेल यूनिट में। क्लियर? एंड फोर्थ यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम प्लांट्स के जो वेरियस फंक्शंस हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। मतलब प्लांट्स की जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द plant physiology. And last unit is human physiology, in which we describe about the various processes included in human beings like respiration, breathing, neural control and coordination, digestive system, etc. Clear? So these are total 5 units in your syllabus. First is biological classification, second structural organization, third cell, फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा, टोटल जो आपका पेपर है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें से जो 30 मार्क्स हैं दैट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड थ्योरी इज कंसिस्ट ऑफ 70 मार्क्स। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा, और जो आपका प्रैक्टिकल है दैट इज ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है जी। सो जैसे कि आप यूनिट्स देख रहे हैं आपने नोट डाउन कर ली होंगी। तो टोटल मार्क्स जो आपका सिलेबस है दैट इज 100 मार्क्स, थ्योरी 70 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ योर 11th क्लास। क्लियर? काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट द सेकेंड यूनिट। क्लियर? सो सबसे पहले हम सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो आपका यूनिट है सेकेंड यूनिट दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन in
प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी, ये आपका यूनिट है, दैट इज द सेकंड यूनिट। अब इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है जी, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम करने ही जा रहे हैं अब। तो यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल एंड द चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ flowering plants। ठीक है जी, so this is your first chapter मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ कॉमन टर्म्स जिनकी मैं बात करना चाहूँगा। फर्स्ट टर्म इज बायोलॉजी, कि आखिरकार बायोलॉजी है क्या। आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, बट इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा कि बायोलॉजी आखिरकार टर्म क्या है। जो बायो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज बायो एंड सेकंड इज लॉजी। ठीक है जी, बायो का मतलब क्या होगा, दैट इज लिविंग and logy means study. So biology is the study of living organisms. That is a branch of science which deals about the living organism. So it means study of living organisms. ठीक है जी, बायोलॉजी का फादर कौन है, कौन है इसने बायोलॉजी के बारे में टर्म दिया, इसके बारे में बताया, सबसे पहले स्टडी किया। द फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज एरिस्टोटल, इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल। ठीक है जी, ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो आपने याद रखनी है। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सो दैट इज द सेल। ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, नाउ वी बैक टू द टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो आपका ये वाला यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो वर्ड आएगा आपको मॉर्फोलॉजी, फर्स्ट वर्ड इज मॉर्फोलॉजी एंड सेकंड इज द एनाटॉमी। ठीक है जी, जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो आउटर स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मे बी प्लांट्स और एनिमल्स, जो उसकी आउटर स्ट्रक्चर होगी। ठीक है जी, जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें आउटर स्ट्रक्चर जैसे लीव्स, उसके बर्ड्स, रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, एंथर्स, जिनकी स्ट्रक्चर है, साइज है, दैट्स ऑल इंक्लूडेड इन द मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स की अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी, इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज अ मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल अपीयरेंस में सच एज ग्रॉस साइज, शेप, कलर, एटसेट्रा, दीज आर अबाउट द मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट टर्म आप पढ़ोगे एनाटॉमी।
जो एनाटॉमी है दैट इज डाइसेक्शन पार्ट। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करते हैं, मतलब उसको जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी, ठीक है, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, दैट इज द एनाटॉमी। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, सो दैट इज एनाटॉमी। मीन्स अगर बाहर से जो चीज़ आप देख रहे हैं वो मॉर्फोलॉजी है, अगर उसको डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल सेक्शन आप देख रहे हो कि उसकी सेल की बनावट किस तरह की है, टिश्यू किस तरह के हैं, ठीक है जी, वो एनाटॉमी है। तो जो मॉर्फोलॉजी है दैट इज अ टर्म ऑफ बायोलॉजी एंड एनाटॉमी इज अ सब डिवीजन ऑफ मॉर्फोलॉजी। मतलब जो एनाटॉमी है इट इज द सब डिवीजन ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है जी। ये जो मॉर्फोलॉजी है वो बायो की डिवीजन है, और मॉर्फोलॉजी की जो सब डिवीजन है दैट इज अ एनाटॉमी, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे चैप्टर की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें फ्लावरिंग वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि जो मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करेंगे वो फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करेंगे दैट आर इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म्स। दीज आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है जी। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक एंजियोस्पर्म, दूसरे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स and gymnosperms are non-flowering plants, non-flowering plants, ठीक है जी। सो इस चैप्टर में हम सिर्फ उस प्लांट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट हों। अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसमें स्टडी करेंगे। अब इसमें मॉर्फोलॉजी है, मतलब आउटर अपीयरेंस चेक करेंगे हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स की कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आपको वैसे पता होंगे पर फिर भी हम एक बार स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। अगर प्लांट के पार्ट्स की बात करें तो प्लांट्स के काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे। फर्स्ट इज जैसे रूट्स, सेकंड स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, और इसमें आप सीड, ये तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके अलावा और भी होंगे जो कि इनके इंटरनल, जैसे अगर फ्लावर की बात करें तो उसमें फिर स्टेमन आ जाएगा, ओवरी आ जाएगा, एंथर, स्टिग्मा, ठीक है जी। सो दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। तो इस चैप्टर में हम इस सब पार्ट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो पहले आप मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिख लो। मॉर्फोलॉजी इट इज द branch of science which deals with the study of form and structures, ठीक। so that is the definition of morphology। so first जो हम morphology में टॉपिक करेंगे दैट इज अबाउट रूट।
सो रूट के बारे में जैसे आप सभी जानते हैं कि रूट प्लांट का वो पार्ट है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल. इट टेक्स minerals, water from the soil and transport it to the other parts of the plant. So बहुत important point है रूट. रूट की अगर बात करें तो किस तरह किसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, रूट्स के कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टर्स ऑफ रूट. So first is it is non-green part. Non-green part of the plant. ठीक है जी, प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट होगा. प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट. प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा सो दैट प्लांट कैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड. प्लांट सही से खड़ा हो सके. सो जो सपोर्ट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द रूट. हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. Root hairs present on the root helps in absorption. ठीक है, जो रूट हेयर्स हैं, रूट के ऊपर कुछ हल्के हल्के अगर ध्यान से देखा हो तो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी दैट आर कॉल्ड रूट हेयर्स. इनका फंक्शन क्या होता है कि जो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम है वो कौन करवाएगा, रूट हेयर्स. रूट हेयर्स यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगी. यूनिसेलुलर मतलब कि दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जो सिंगल सेल से बनी होंगी. सो रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर. रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर. ठीक है जी. इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है इसके बाद कि 10th में भी आपने कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक. करिए तो इसमें भी उस तरह की कुछ मूवमेंट्स मिलेंगी रूट्स में. आप खुद सोच के देखो कि रूट की जो मूवमेंट है वो किस तरफ है. ठीक है जी, जो रूट की मूवमेंट है वो किस तरफ है. अगर तो हम स्टेम की बात करते हैं, स्टेम क्या है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है. बट जो रूट है वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव करेंगे. ठीक है जी. तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. मीन्स जो इनके मूवमेंट है वो किस तरफ है, टूवर्ड्स द ग्राउंड. रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. दे आर मूव टूवर्ड्स द ग्रेविटी. ठीक है जी. अगर लाइट के बारे में बात करें सो दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. लाइट के अगेंस्ट मूव करती हैं. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. आगे हम बात करेंगे कुछ रूट्स अपने आप में फूड भी स्टोर करती हैं. ठीक है जी, फूड भी स्टोर करेंगी. एक आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम के बारे में. सो दे आल्सो फॉर्म नोड्यूल्स इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस. ठीक है जी. सो अब हम इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे.
व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट? प्लांट की अलग अलग पार्ट्स होंगे, जैसे कि दिस इज द स्टेम, leaves, these are the roots, that is the base of the stem or root, and these structures are called roots. ठीक है जी, हमने बाकी सब बात तो कर ली। एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगी कि आखिरकार रूट अराइज कहाँ से होती है ना। तो जो रूट है वो मेनली एक स्पेशल पार्ट होता है सीड का, जो आपने शायद पढ़ा भी हो। ठीक है जी, सीड के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं सीड में, जिनसे कुछ स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम सीड की बात करें, जो सीड का एम्ब्रियो होगा, ठीक है जी, तो एम्ब्रियो में दो पार्ट होंगे। एम्ब्रियो के दो पार्ट होंगे। जो फर्स्ट होगा दैट इज द पल्म्यूल, एक पल्म्यूल रीजन होगा, एंड सेकंड इज द रेडिकल। ठीक है जी, सो पल्म्यूल है, पल्म्यूल से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी दैट आर स्टेम। So stem arise from palmule and roots arise from the radicle. Clear? So that is the important point. Root arise from the radical part of the embryo. अगर हम सीड को सॉइल में लगाएंगे तो रेडिकल के पार्ट होगा, वहाँ से रूट की फॉर्मेशन होगी, और जो पल्म्यूल पार्ट होगा उसमें से स्टेम की पोर्शन, स्टेम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, सो दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस है तो आप मुझे जब मर्जी कमेंट सेक्शन में जो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका आज का था जो सिर्फ इंट्रो पार्ट था, इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी टॉपिक में तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। एंड कल हम बात करेंगे इसकी फर्दर स्ट्रक्चर की, रूट की और इसकी टाइप्स की। ठीक है जी, have a good day. Also like, share and subscribe this channel. Thank you. Goodbye.